नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है संघर्ष इंग्लिश ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं आनंद वैष्णव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश ग्रामर का एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट माना जाता है। थोड़ा सा क्रिटिकल, समझने में, अंडरस्टैंड करने में वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। उसे जो नाम दिया गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अमूमन हम स्कूलिंग टाइम में हमें ये पढ़ाया जाता है, उसके बाद में कंपटीशन लेवल पर भी हमें ये पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें रूल्स कुछ ज्यादा होते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पे लगते हैं। तो इस कारण से हमेशा कंफ्यूजन बच्चे को बना रहता है। मैंने इसी कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को रिकॉर्डेड क्लास में यहाँ जो लाया है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको ये समझाना कि ये क्वेश्चन कितना आसान है और एक प्रोसेस के तहत, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस के तहत हम इसे कितना ढंग से समझ पाते हैं। क्लियर है? इसे या ये चैप्टर आपको नरेशन के रूप में भी मिल सकता है। इसका जो टाइटल है वो आपको नरेशन भी मिल सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी मिल सकता है। क्लियर है? इसमें होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस लागू होते हैं और उन्हें किस प्रकार से लागू करना है ताकि हमारे एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार का इंग्लिश का पेपर आए, हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। इस प्रकार की जो स्किल है, जो एबिलिटी है, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये जो स्किल है वो उसमें आपको एबल, आपको एबिलिटी, आपको सक्षम कर पाऊं। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कॉन्सेप्ट में समझाते हुए आपके सामने पेश किया है। अमूमन या इसमें होता ये है कि आपको जो सेंटेंस है वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में दे रखा होता है। मैंने दो लाइनें लिखी हैं, ब्लैंक लाइन है। फर्स्ट जो लाइन लिखी है उसके बाद में मैंने कॉमा रखा है, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैंने एक लाइन और रखी है। और इस स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस मिलता है और उसे आपको एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना होता है। अब मैं सिंगल लाइन बोल रहा हूं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं समझाता हूं। देखिए, ये बाहर वाली जो लाइन है, इसमें आपको बाहर एक सेंटेंस देखने को मिलता है। इस लाइन का मतलब आपको ये समझना है कि ये बाहर का सेंटेंस है। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सेंटेंस होता है, मैं उसे नाम दे रहा हूं सेंटेंस टू। समझने के लिए आपको चीज जल्दी से समझ में आएगी। तो ये जो बाहर वाली लाइन वाला जो सेंटेंस है, यानी कि बाहर जो ये सेंटेंस है, इस पार्ट को अंग्रेजी में हम, ध्यान में रखिएगा, इस पार्ट को इंग्लिश में हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। बाहर वाला जो सेंटेंस होता है वो फॉर्मेट जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। क्लियर है? अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है और ये सेंटेंस जिस पार्ट में होता है, इस अंदर वाले पार्ट में, इस पार्ट को हम इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इस प्रकार से आपको जो सेंटेंस मिलता है, इसे हम इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इस फॉर्मेट को, इस स्ट्रक्चर को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है यहां तक? डायरेक्ट स्पीच। एक और बात, आपको बुक्स में ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर कहा जाता है या समझाया जाता है, वो भी समझाता हूं। देखिए बच्चों, ये बाहर वाला जो सेंटेंस है,
इस पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है। इस सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब तो होगी। तो ये जो बाहर वाला सेंटेंस है और इसमें जो वर्ब होगी उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्लियर है? अंदर वाला सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच में आता है, इसकी वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ये कंफ्यूजन आज के बाद में दूर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमें सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में दे रखा होता है और उसको हम एक सेंटेंस में, एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो सिंगल सेंटेंस में हम जो कन्वर्ट करते हैं, इस स्ट्रक्चर या इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखिएगा। इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है। यहां तक तो थियरी हमें समझ में आई। अब हम प्रैक्टिकल चीज समझते हैं। देखो बच्चों, दो सेंटेंसों को एक सेंटेंस बनाना, यानी कि एक फुल स्टॉप में लिखना। अगर हमें दो सेंटेंसों को एक सेंटेंस में लिखना है, एक सेंटेंस बनाना है, तो हमें सबसे पहले जिस चीज की या जिस पार्ट ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है या जो चेंज करने की आवश्यकता होती है, वो ध्यान में रखिएगा। दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? यानी कि ये दो सेंटेंस जब इन कॉमास को हम कट करेंगे और इसे एक लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे, तो अब हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो ध्यान में रखिएगा बच्चों, कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? कंजंक्शन। तो आज के बाद में मेरी बात ध्यान में रखना कि जब कभी भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि दो सेंटेंस ये जब जुड़ेंगे तब वहां कंजंक्शन कौन सा लगाना है। क्लियर है बात मेरी? कंजंक्शन कौन सा लगाना है, मैं एक एक को क्लियर कराऊंगा। पर पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी एक चीज और ध्यान में रखनी है कि कंजंक्शन कौन सा लगेगा, ये कौन तय करेगा? तो ये तय करेगा आपके ये अंदर वाला सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है, उसका टाइप कैसा है। वो जिस टाइप का है, वो इंटरोगेटिव है, वो असर्टिव है, वो एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, उस सेंटेंस का टाइप क्या है, उस आधार पर हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा कंजंक्शन लगाना है। क्लियर है? ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने अभी रखने की कोशिश की। अभी बहुत सारी चीजें आएगी। आगे बढ़ते हैं। जब हम दो सेंटेंसों को, यानी कि डायरेक्ट स्पीच जो दे रखी होती है, उसे जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एक सेंटेंस बनाते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस क्या होती है? तो प्रोसेस जो होती है, उस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज हमें करने होते हैं ताकि एक सेंटेंस बन जाए, वो क्या क्या करना होता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपको तीन चेंज करने चाहिए। पहला मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तीन चेंज कौन कौन से? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी? हमें कंजंक्शन चाहिए। हमें क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? सबसे पहले हमें कंजंक्शन चाहिए होता है। और कंजंक्शन कैसे पता चलेगा? तो ध्यान में रखिएगा, अंदर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कैसा है। अगर अंदर इंटरोगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन निकलेगा। अगर अंदर असर्टिव सेंटेंस है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर अंदर इंपेरेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग। डिपेंड करेगा अंदर वाला, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें कंजंक्शन लगाना होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हमें अब करना होता है कंजंक्शन के बाद में दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, वो होता है टेंस। क्या करना होता है? टेंस चेंज करना होता है।
अगेन आपके दिमाग में एक सवाल कि सर किसका टेंस चेंज करें, वो चीज यही समझा रहा हूं मैं आपको, शुरुआत में ही समझा रहा हूं। टेंस जो चेंज करना होता है, अगेन टेंस जो चेंज होगा वो अंदर वाले पार्ट का होगा, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? अगेन बाहर वाला सेंटेंस, जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अंदर वाला अगर टेंस चेंज करना है तो होता, तो कैसे होगा उस पर डिपेंड करेगा बाहर वाले सेंटेंस के टेंस के आधार पर। क्लियर है? अब वो क्या है वो मैं एक एक चीज आगे समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा है पर्सन। तीसरा है पर्सन। पहले तो ये पर्सन क्या होता है, तो देखिए प्रोनाउन आपने देखे होंगे, आई, वी, यू, दे। ये अलग अलग प्रकार के जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इन्हें चेंज करना होता है। तीसरा चेंज, अंडरस्टैंडिंग क्लियर? अब अगेन कौन से प्रोनाउन पर्सन को चेंज करें, किसके पर्सन को चेंज करें? तो अगेन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अंदर वाले सेंटेंस के जो पर्सन होते हैं उसे हमें चेंज करना होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? बाहर वाले सेंटेंस यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो एक एक को डिस्कस करूंगा, तब आपको चीज अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो हमें ओवरऑल ये चीज समझ में आई कि जब हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे रखा होता है, इसे जब हमें एक सेंटेंस में बनाना होता है, सिंगल सेंटेंस में एक फुल स्टॉप में जब हमें इसे लिखना होता है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? ये कंजंक्शन कौन सा लगेगा, किस आधार पर तय होगा? अंदर वाले सेंटेंस के आधार पर। अंदर वाला सेंटेंस यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है इसके आधार पर। क्लियर है? दूसरा, दूसरा जो चेंज हम टेंस का करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है किसका टेंस चेंज करना है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। किसके आधार पर होगा? बाहर वाला जो हमारा सेंटेंस होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, इसके आधार पर। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या चेंज करना होता है? पर्सन चेंज करना होता है। पर्सन किसका चेंज करना होता है? अगेन अंदर वाले सेंटेंस का। किसके अकॉर्डिंग होगा? बाहर वाले सेंटेंस के पर्सन के अकॉर्डिंग। ये तीन बातें ही आपको मूल रूप से चेंज करनी होती है। यही प्रोसेस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इन तीनों पे अगर आपकी मास्टरी है, आपकी नरेशन पे मास्टरी है, ये मेरा आपसे एक वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे एक रियलाइजेशन है कि आप इन तीन चीजों को अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे चेंज करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक को समझते हैं कि कौन-कौन से कंजंक्शंस लगते हैं, कौन-कौन से टेंस चेंज होंगे, कौन-कौन से पर्सन चेंज होंगे। इन पे अंडरस्टैंडिंग आ गई, इस पे अंडरस्टैंडिंग आ गई। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, अब पहला पॉइंट उठाते हैं, चेंज ऑफ कंजंक्शन, यानी कि कौन सा कंजंक्शन कब लगाना है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान में रखिएगा, कंजंक्शन चेंज करना होता है, बिल्कुल करना होता है। तो कंजंक्शन कैसे चेंज करना है? अंदर वाले सेंटेंस को आप चेक कीजिए। जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, अंदर वाले सेंटेंस को देखिए, वो कैसा है, उसका टाइप कैसा है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर अंदर वाला सेंटेंस, अगर अंदर सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, कैसा है? असर्टिव सेंटेंस है। अब आप कहोगे सर ये असर्टिव क्या होता है? समझाता हूं मैं आपको। आपने सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
पॉजिटिव को हम एफर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव को हम एफर्मेटिव भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही बात है, सकारात्मक वाक्य। तो हिंदी में अगर बात करें तो सकारात्मक बात। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है ये भी तो जानना जरूरी है, शुरुआती चीज सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो ध्यान में रखना बच्चों, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, तो इनके बाद में फुल स्टॉप आता है। सकारात्मक वाक्य है तो वो पॉजिटिव सेंस देगा, नकारात्मक वाक्य है तो उसके अंदर नॉट होगा और फुल स्टॉप होगा। ये इनका पहचान का तरीका है, क्लियर है। तो आपका अंदर का सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस है तो आप ध्यान में रखिए, आपको जो कंजंक्शन लगाना है वो कंजंक्शन दैट लगाना होता है। क्या लगाना होता है? दैट लगाना होता है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? तो दैट कब लगेगा? अंदर का सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इमेजिन कीजिए आपके क्वेश्चन में अंदर का सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव आ गया, प्रश्नवाचक आ गया, सवाल पूछने वाला आ गया, कौन सा लगेगा? तो देखिए इंटरोगेटिव को पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले तो आपको पहचान आनी चाहिए, और इसकी पहचान क्या है बच्चों, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूं क्योंकि ये तो सिंपल था, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी मैं लिख देता हूं। इसकी पहचान जो होती है वो फुल स्टॉप होती है, क्लियर है। और इसकी जो पहचान होती है इंटरोगेटिव की, वो ध्यान में रखिए, आपके सेंटेंस के लास्ट में, अंदर वाले सेंटेंस के लास्ट में आपको इस प्रकार का साइन दिखेगा, क्वेश्चन मार्क वाला, जिसे हम साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, प्रश्नवाचक वाक्य। ये इसकी पहचान, क्लियर है। दूसरा, इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से बने हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम यस नो वाले इंटरोगेटिव भी कहते हैं, जिनका जवाब हमें हाँ या ना के अंदर मिलता है। और एक होते हैं डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस, जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ होता है, वाई, वेयर, हु, वाई, हुम, इस प्रकार का। तो दोनों में अलग अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूं आपको। देखिए मैं यहाँ ए बना के लिख रहा हूं कि अगर अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, या इसका एक नाम और समझ सकते हैं यस नो वाले, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर अंदर वाले सेंटेंस में हो, तो ध्यान में रखिएगा वहां पे आप जो कंजंक्शन लगाएंगे वो कंजंक्शन या तो इफ लगेगा, या तो आप इफ लगाइए, या दूसरा इफ की जगह आप ये भी लगा सकते हैं डब्ल्यू एच ई, डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर, सॉरी एक मिनट, डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर, ये भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है बात मेरी। इफ सामान्यतः लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो है, दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा दूसरा जो इंटरोगेटिव है वो ध्यान में रखिएगा, वो होता है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव।
क्या होता है? WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप ध्यान में रखिए, आपको कोई नया कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो WH वर्ड है, जो भी WH वर्ड आपके सेंटेंस में आएगा, वो आपके सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा? कंजंक्शन का। अंडरस्टैंड? तो जो भी WH वर्ड हो, चाहे व्हाट हो, चाहे हु हो, वो आपके लिए कंजंक्शन का काम करेगा। वो आपके लिए कंजंक्शन का काम करेगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इमेजिन कीजिए अंदर वाला सेंटेंस जो है, अंदर वाला जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो। अंदर अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस, अंदर अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो पहले तो ये समझना है कि सर इंपेरेटिव होता क्या है। इंपेरेटिव यानी कि आज्ञा देने वाले, एडवाइस देने वाले, इंस्ट्रक्शन देने वाले, है ना, किसी को सजेशन देने वाले, प्रपोज करने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले, ऐसे सेंटेंसों को इंपेरेटिव कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस अगर अंदर हो, तो आपको जो कंजंक्शन लगाना है वो याद रखिए, उसके लिए कंजंक्शन जो लगेगा वो लगेगा टू। क्या लगेगा? जो कंजंक्शन आपको लगाना है वो टू लगाना है। क्लियर है? और ये क्यों लगता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? क्योंकि इंपेरेटिव वर्ब से शुरू होते हैं, तो वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो टू लगाने से वहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है टू V1 का। तो कहते नहीं है, मैंने यहीं पे समझा दिया इस बात। आगे, अगर आपके सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया, आपको क्वेश्चन दिया हो और अंदर वाला सेंटेंस इमेजिन कीजिए, अगर वो ऑप्टेटिव है। पहली बात तो सर ऑप्टेटिव क्या होता है, तो बच्चों ध्यान में रखिएगा। ऑप्टेटिव यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें 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 विश, किसी को हम ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना, है ना, किसी को हम कर्स, शाप दे रहे हैं, है ना। इस प्रकार के सेंस वाले सेंटेंस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव कहलाते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंसों में आपको ध्यान में रखना है, कंजंक्शन कोई अलग से नहीं लगता है, इनमें कंजंक्शन दैट ही लगता है। इनमें कंजंक्शन क्या लगता है बच्चों? दैट लगता है। याद रखिएगा इस बात। पांचवा, एक सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम शब्द आप जानते हैं। ऐसे सेंटेंस जो आपके सेंटेंस में विस्मय, वंडर क्रिएट करे, विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे सेंटेंसों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनको पहचानने का तरीका भी होता है, वो दो है तरीके हैं। पहली बात तो सेंस कैसा होता है आपके सेंटेंस में अंदर, आप तो ध्यान में रखिएगा, आपको जॉय दिख सकता है, खुशी, खुशी वाला वंडर क्रिएट हो सकता है। आपके सेंटेंस में सॉरो, कोई दुख दिख सकता है आपको, वहां पर कोई आप किसी की एप्रिसिएशन कर रहे हैं, आप किसी की ब्रेवरी बता रहे हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। और इनकी भी एक पहचान होती है, ये तो होता ही है ना। इसके अलावा इनकी एक पहचान है, वो आपको ध्यान में रखनी है। और वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी में लास्ट में साइन जो होता है वो ये एक्सक्लेमेशन साइन होता है ना, एक लंबी लाइन और नीचे बिंदी, समझने के लिए। इसमें भी साइन ऐसा ही होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये मे से शुरू होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग,
गो टू हेल। इनमें भी साइन जो आता है वो ऐसा ही आता है, बस अंतर आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे तो वहां पर सॉरो, जॉय, ब्रेवरी, है ना, वंडर, इस प्रकार का सेंस आपको देखने को मिलेगा और साइन ऐसा मिलेगा। वहीं पर ऑप्टेटिव सेंटेंस आए तो ध्यान में रखिएगा, मोस्टली वो मे से शुरू होते हैं और लास्ट में साइन उनके भी यही आता है। क्लियर है? ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। अब यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर अंदर दे रखा हो तो कंजंक्शन कौन सा लगाना, तो ध्यान में रखिए। एक्सक्लेमेटरी अगर हो तो कंजंक्शन दैट लगता है। कितना आसान है कंजंक्शन लगाना, कितना आसान है। वापस मैं पीछे चल रहा हूं एक बार। अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो कंजंक्शन दैट लगता है, सिंपल है। अगर इंटरोगेटिव हो तो दो प्रकार से इंटरोगेटिव होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव जो डस, हु, आर, हैव, हैड से शुरू होते हैं, है ना, तब हम इफ या वेदर लगाते हैं, WH, TH, ER। अगर WH इंटरोगेटिव हो तो हम वहां पर जो भी WH वर्ड है वो कंजंक्शन का काम करेगा, ये याद हो गया। आगे, अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव हो, आज्ञा देने वाला, सजेशन देने वाला, तब हम टू लगाते हैं। फिर अगर हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो तब हम अगेन दैट और दैट का यूज करते हैं, दैट और दैट का यूज करते हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंसों में, दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में, तीसरा ऑप्टेटिव में दैट लगता है, इंपेरेटिव में टू लगता है, इंटरोगेटिव में इफ और WH होता है, WH वर्ड जो भी है वो कंजंक्शन बनता है। ये कंजंक्शन लगाए जाते हैं इस प्रकार से। ओके, यहां तक क्लियर है? एक चेंज हमने सीख लिया है। दूसरा चेंज, दूसरा चेंज हमको क्या सीखना है? द चेंज ऑफ द टेंस, टेंस को चेंज करना। किसको चेंज करना? टेंस को चेंज करना। अगेन अब टेंस कैसे चेंज करना सीखे, तो कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी समझाया है कि ध्यान में रखना, टेंस किसका चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच, अंदर वाले सेंटेंस का चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग होगा? बाहर वाले सेंटेंस, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसमें आपको दो रूल याद रखने हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? दो ही रूल याद रखने हैं, देखो कौन कौन से। पहला रूल आपको इसमें ये ध्यान में रखना, मैं इसको रूल बना के लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको रूल 1 दे रहा हूं या रूल ए जो भी है, ठीक है। इमेजिन कीजिए, पहला रूल आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं यहां स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, स्ट्रक्चर से समझाता हूं ताकि आपको चीज जल्दी से समझ में आए। इमेजिन कीजिए, बाहर बाहर का जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर है, प्रेजेंट या फ्यूचर है, बाहर वाले सेंटेंस का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो ध्यान में रखना है, अंदर वाला जो आपका सेंटेंस है उसके टेंस में, उसके टेंस में, उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। नो चेंज, नो चेंज बोले तो ये ध्यान में रखना है कि इमेजिन कीजिए बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस है आपके सेंटेंस में और अंदर इमेजिन कीजिए प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा। अगर पास्ट सिंपल है अंदर, पास्ट सिंपल में रहेगा। जो भी टेंस है वो उसी टेंस में रहेगा। अगेन एक कंफ्यूजन, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, हमें टेंस काल काल करके कंफ्यूज किया गया है। पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि टेंस काल को नहीं कहते, टेंस वर्ब को कहते हैं। यानी कि बाहर वाले सेंटेंस की आपको वर्ब देखनी है। बाहर वाले सेंटेंस की टेंस देखने का मतलब क्या है? वर्ब। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? अगर बाहर वाले सेंटेंस की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की हो, अंदर वाले सेंटेंस के टेंस यानी कि उसके वर्ब में
कोई चेंज नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। टेंस का चेंज बोले तो वर्ब का चेंज नहीं करना है। ओके। दूसरा दूसरा जो रूल आपको याद रखना है वो क्या ध्यान में रखना है? बहुत सिंपल है। दूसरा, अगेन मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आपको चीज जल्दी समझ में आए। अगर बाहर वाला सेंटेंस जो है उसका अगर टेंस पास्ट हो, क्या हो? पास्ट टेंस, यानी कि इसकी जो वर्ब है वो अगर पास्ट है तो अंदर वाला जो भी आपका टेंस है वो अपने एक इक्विवेलेंट पास्ट के टेंस में चेंज हो जाएगा। इक्विवेलेंट पास्ट के टेंस में चेंज हो जाने का मतलब समझाता हूं। देखो, बाहर अगर पास्ट टेंस है तो अंदर जो भी टेंस है, जो भी टेंस दे रखा है बच्चों, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो चेंज होगा। क्या होगा? वो चेंज होगा। अब वो चेंज कैसे होगा, मैं आपको एक टेबल के माध्यम से डायरेक्टली समझा देता हूं कि चीज कैसे होगी। क्लियर है? देखिए, मैंने एक आपके सामने टेबल रखी है। टेबल समझाता हूं कैसे। इमेजिन कीजिए, बाहर अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो अंदर क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। कंफ्यूजन? क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। वापस समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ऊपर मैंने लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है बच्चों कि मैंने कहा है कि अंदर वाले टेंस को चेंज कब करना है। तो अंदर वाला टेंस चेंज होगा जब बाहर पास्ट होगा। क्लियर है? तो देखिए, बाहर अगर पास्ट है और अंदर वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज किस में होगा? अपने इक्विवेलेंट पास्ट में चेंज होगा। यानी कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है? ये चीज समझनी है। नहीं तो अक्सर क्या करते हैं, मैंने अभी अभी एक डाउट अभी बोला गलत तरीके से जानबूझकर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। बाहर अगर पास्ट दे रखा है, क्लियर है, और अंदर वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो चेंज होगा। किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा, बाहर पास्ट है और इमेजिन कीजिए अंदर का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। क्लियर है? ये इक्विवेलेंट चेंज बताया है मैंने। तीसरा, अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट है और बाहर पास्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बाहर अगर पास्ट है और अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। अंदर अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अंदर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। क्लियर है? अंदर अगर पास्ट परफेक्ट है तो ध्यान में रखना है बच्चों, आपको कोई चेंज नहीं करना है। मैंने यहीं पे लिख दिया है इस बात को, मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर अगर पास्ट परफेक्ट हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अंदर अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, वो भी पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। डन? अंदर अगर विल शैल हो, विल शैल V1 से अगर वर्ब दे रखी है, टेंस दे रखा है, और बाहर अगर पास्ट है तो विल का वुड कर देंगे और शेल का हम शुड कर देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ब V1 ही कंटिन्यू होगी। अंदर अगर कैन प्लस V1 है तो ध्यान में रखिएगा उसे हम कुड प्लस V1 में कन्वर्ट करेंगे। अंदर अगर मे है तो उसे हम माइट में कन्वर्ट करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर? बाहर अगर पास्ट हो और अंदर इनमें से कोई भी टेंस दे रखा हो तो वो अपने इक्विवेलेंट इसमें चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? और ज्यादा आपको जो चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, वो ये पास्ट इंडेफिनिट की, किसकी?
इस पास्ट इंडेफिनिट की ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ये याद रखना है। यही अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बाहर पास्ट है और अंदर पास्ट सिंपल दे रखा है, तो बच्चा पास्ट सिंपल को पास्ट सिंपल कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू नहीं करना है, उसे आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। बस ये दो चीजें याद रखनी है, आपका काम क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? ये है दो रूल जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे एक चीज और समझाता हूं टेंस की। अब एक स्पेशल कंडीशन और है जहां पर अंदर का टेंस चेंज नहीं होता, एक और है, और वो स्पेशल कंडीशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और वो कब लागू होगी या कैसे लागू होगी वो मैं आपको समझाता हूं। तीसरी जो स्पेशल कंडीशन है टेंस के चेंज होने की, मैं स्पेशल नाम दे रहा हूं, स्पेशल कंडीशन, जहां पर टेंस, जहां पर आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि बाहर का जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, क्योंकि गड़बड़ यहीं पर होगी। क्योंकि बाहर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर कोई भी हो, कोई चेंज करना ही नहीं है, बात वहीं पे रखनी है। प्रॉब्लम कब होती है? जब बाहर पास्ट हो और अंदर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो चेंज हो सकता है। ये वही स्पेशल कंडीशन में आपको पढ़ा रहा हूं। इमेजिन कीजिए अंदर का सेंटेंस जो है वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ का कोई स्टेटमेंट है। क्लियर है? इमेजिन कीजिए बाहर पास्ट है और अंदर कोई साइंटिफिक फैक्ट का स्टेटमेंट दे रखा है। इमेजिन कीजिए बाहर पास्ट है और अंदर कोई जनरल स्टेटमेंट है जो तीनों टाइमिंग का है, परमानेंट एक्टिविटीज है। तब हम ध्यान में रखेंगे इनके टेंस में बाहर पास्ट होने के बावजूद कोई चेंज नहीं करना है। मैं एग्जांपल में समझाऊंगा चीजें। बाहर पास्ट है और अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया है, कोई परमानेंट एक्टिविटी आ गई, कोई हैबिचुअल एक्टिविटी आ गई, हैबिचुअल परमानेंट एक ही बात है ना, कोई हैबिचुअल एक्टिविटी आ गई आपकी, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया, या कोई साइंटिफिक फैक्ट वाला अंदर सेंटेंस आ गया, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अंदर वाले सेंटेंस का जो टेंस है वो आपको चेंज नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? नो चेंज, आपको चेंज नहीं करना है, उसे यूं का यूं रखना है। इमेजिन कीजिए बाहर पास्ट है और अंदर दे रखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या द सन राइजेज इन द ईस्ट को बाहर पास्ट होने के कारण पास्ट में चेंज करेंगे? नहीं करेंगे सर, वो यूं का यूं कंटिन्यू होगा। क्लियर है बात मेरी? ये है टेंस, ये है टेंस। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमको जो सीखना है वो है पर्सन का, क्योंकि हम कंजंक्शन सीख चुके हैं, हम टेंस सीख चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो है द चेंज ऑफ पर्सन, द चेंज ऑफ पर्सन। अगेन यहां पे मैं रूल बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि किसके पर्सन चेंज करते हैं। तो ध्यान में रखिए, अगेन आपको ध्यान में रखना है कि किसके पर्सन चेंज होंगे? अंदर वाले के। किसके? अंदर वाला क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन चेंज होते हैं, होते हैं तो कब होते हैं वो पढ़ना है हमको। किसके अकॉर्डिंग होंगे? तो ध्यान में रखना है रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। किसके चेंज होंगे? अगर होते हैं तो किसके अकॉर्डिंग होंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन के अकॉर्डिंग। और पर्सन कहां बनते हैं? पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जिनको हम कहते हैं, और वो क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनकर आते हैं। क्लियर है बात मेरी? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको तीन रूल ध्यान में रखने हैं। फिर मैं उसका एक सूत्र भी, एक फॉर्मूला भी बनवा दूंगा। पहले मैं रूल के माध्यम से आपको एक एक चीज क्लियर करता हूं।
पहला रूल आपको जो ध्यान में रखना है, पर्सन चेंज करने का फर्स्ट रूल आपको जो ध्यान में रखना है बच्चों, वो ये ध्यान में रखना है कि अगर अंदर का सेंटेंस, इमेजिन कीजिए, अंदर का सेंटेंस अगर फर्स्ट पर्सन है, यानी कि मैं इसको यही बना देता हूं, इमेजिन कीजिए अंदर का सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, तो हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन में आई और वी का ग्रुप आता है। आई माई मी, माइन भी आता है इसी में, पजेसिव प्रोनाउन, वी अवर अस, ये फर्स्ट पर्सन वाले पर्सनल प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन के आती है इनकी फैमिली, हम जानते हैं। तो अगर अंदर फर्स्ट पर्सन आई और वी हो, इनको कैसे चेंज करना है, ये बाहर के सेंटेंस जो है, बाहर का सेंटेंस जो है, बाहर के सेंटेंस में ऑब्वियस बात है, सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, है ना, सब्जेक्ट होगा। तो बाहर के सेंटेंस के, ध्यान में रखिए, बाहर के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग, बाहर के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक रूल आपका तय हो गया। दूसरा, दूसरा जो आपको रूल याद रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है, देखिए रूल नंबर सेकंड। अगेन मैं यहां पर इस स्ट्रक्चर को डेवलप करता हूं। इमेजिन कीजिए अंदर के सेंटेंस के जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन है। कैसे है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन आता है, तो हम जानते हैं सेकंड पर्सन में यू की फैमिली आती है ना, यू की फैमिली। तो ये जो यू है वो बाहर के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, बाहर के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाहर के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। वो जैसा है उसके अकॉर्डिंग इसको आपको चेंज करना है। तीसरा रूल अब आपको ध्यान में जो रखना है वो कौन सा है, उस पे आते हैं। ये आपके पर्सन हमने बना दिए। तीसरा रूल आपको ध्यान में रखना, अगेन मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बहुत ही आसान। इमेजिन कीजिए कि अंदर का जो सेंटेंस है उसमें थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन आता है, तो थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही शी इट आते हैं, ही शी इट और दे की फैमिली आती है ना, ही शी इट और दे की फैमिली आती है। तो ये अगर अंदर वाले सेंटेंस में हो तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखना है हमें कि इनमें कोई चेंज नहीं होता। अगर ही गोज टू स्कूल लिखा है तो ही को ही रखना है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। शी गोज टू स्कूल लिखा है तो शी को शी रखना है। दे गो टू स्कूल लिखा है तो दे को दे रखना है। यानी कि हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर अंदर थर्ड पर्सन की फैमिली वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उनमें हमें नो चेंज, वो वैसे के वैसे बने रहेंगे, वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। ये आपको याद रखना है। तीन रूल आपके तैयार हो गए पर्सन के। क्लियर है, मैं इनको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से या फॉर्मूले के माध्यम से भी जल्दी से समझा देता हूं। देखो कैसे, इस पर्सन के रूल को एक फॉर्मूले के माध्यम से पर्सन को कैसे समझना, याद रखने का तरीका, पर्सन का जो चेंज करने का जो प्रोसेस है, ध्यान में रखिए। एस लिखिए, ओ लिखिए, एन लिखिए, ठीक है, लिख दिया। अब एस के नीचे आप फर्स्ट लिखिए रोमन में, इसके नीचे आप सेकंड और इसके नीचे आप थर्ड लिखिए। क्लियर है, तो ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो है ये आपके अंदर वाला सेंटेंस, यानी कि
रिपोर्टेड स्पीच में आता है अंदर का सेंटेंस। ये अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अंदर वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ये जो ऊपर मैंने लिखा है, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि बाहर वाला सेंटेंस। समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। देखो कैसे, अगर अंदर अगर अंदर फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो पर्सन हो, तो ध्यान रखिएगा ये बाहर के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। क्लियर है। अंदर अगर सेकंड पर्सन हो, अंदर अगर सेकंड पर्सन हो, तो ये बाहर के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यही पढ़ाया है मैंने आपको। अंदर अगर थर्ड पर्सन हो, तो थर्ड पर्सन एंड फॉर नो, नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। क्लियर है। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन। आपका क्वेश्चन क्लियर, आपका क्वेश्चन क्लियर, आपका बेसिक क्लियर हो गया है। ये तीन बातें आपको हर जगह ध्यान में रखनी है, हर जगह ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और समझा देता हूं जो बच रही है अभी, और वो ये है कि चौथा एक चीज आपको जो समझना है, याद रखना है, वो ये भी होता है कि अंदर वाले सेंटेंस में कुछ एडवर्बें दे रखी होती है, वो एडवर्ब भी चेंज होती है, वो याद करनी है सारणी को, मैंने आपके पीछे लिखी है। कॉमन एडवर्ब मैंने कुछ रखे हैं, और वो कौन किसमें चेंज होते हैं, वो भी मैंने आपको यहां पर टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। देखो कैसे, इमेजिन करो कि अंदर नाउ आया है अंदर वाले सेंटेंस में, तो नाउ का क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ का देन हो जाएगा। अंदर अगर टुडे आया है तो उसे हम दैट डे में कन्वर्ट करेंगे। अंदर अगर टुनाइट आया है तो हम उसे दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे। अंदर अगर यस्टरडे आया है तो हम उसे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। अंदर वाले सेंटेंस में अगर टुमारो आया है तो हम उसे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करेंगे। अंदर अगर एगो है तो हम उसे बिफोर या प्रीवियसली में चेंज करेंगे। अंदर अगर हियर है तो उसे हम देयर में चेंज करेंगे, दिस को दैट में करेंगे, दिस को दोस में, दस को सो या इन दैट वे के अंदर, हेंस को देंस के अंदर, अ मोमेंट अगो को अ मोमेंट बिफोर या अर्लियर के अंदर। ये आपको याद करने हैं। चौथा चेंज एडवर्ब का होता है, ये आपको रटना है, आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है, ताकि अगर इमेजिन कीजिए अंदर नाउ आया है तो आप उसे देन कर देंगे, अंदर अगर टुनाइट आया है तो आप उसे दैट नाइट में कन्वर्ट कर देंगे। ये चार चीजें मूल रूप से आपको क्या करनी होती है, में रखनी होती है। और इतना पढ़ने के बाद में हमें एक ज्ञान ये मिला कि सर सब कुछ जो चेंज करना है वो अंदर वाले सेंटेंस में करना है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में चेंज करना है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाएगा, बाहर वाला सेंटेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग ही सब चेंज करना है। पर्सन कैसे चेंज करना है, हमें कंजंक्शन कैसे चेंज करना है, टेंस कैसे चेंज करना है, हम समझ चुके हैं। क्लियर है बात मेरी। अब मैं